हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का संपूर्ण ज्योग्राफी एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। यकीनन इस एक वीडियो से आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। यदि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितने भी इस चैनल पर वीडियो है उसको बारी बारी से देखें। आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि संसाधन किसे कहते हैं। यदि ये क्वेश्चन पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं, आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करते हैं। यानी क्या है, आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है उसे ही क्या कहा जाता है, संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी हुआ, वन हुआ, वायु हुआ, ये सब क्या है, संसाधन के उदाहरण है। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा, बताइए मिट्टी, वन, आयु, ये वायु, ये सब क्या है, ये सब क्या है, संसाधन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे संसाधन हुआ उसी में एक संसाधन क्या है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है कि प्रकृति द्वारा, ध्यान देना है, जैसे ही प्रकृति का बात आए तो एक ही चीज़ समझना है, ऊपर वाला यानी जो भी गॉड देते हैं, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है, यानी जो ऊपर वाले ने दिया है और मनुष्य उसका उपयोग करता है, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जैसे क्या है, वन, भूमि, पर्वत, पठार, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। कभी कभी दे देगा कि वन, भूमि, पर्वत, पठार, ये सब कौन सा संसाधन है, कौन सा संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उसमें भी अगर पूछे कि कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं तो क्या बोलना है, जैविक तथा अजैविक, ये दोनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार है। या इसी को दूसरे तरीके से अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार पूछे या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो उस टाइम में भी क्यों है, 2 क्या है, जैविक और अजैव, क्या है, जैव और अजैव। अब ध्यान देना है, जैव का क्या है, ऐसा संसाधन जो सजीव, ध्यान देना क्या है, ऐसा संसाधन जो सजीव हो वो सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं या जैविक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, वनस्पति हो गया, ये सभी क्या है, सजीव है। तो किस संसाधन के अंतर्गत आएगा, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मनुष्य, पशु, वनस्पति, ये कौन सा संसाधन है, जैविक है कि अजैविक है, तो क्या बोलना है, जैविक है। अब अगला अजैव में देखना क्या है कि जो ऐसा संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, क्या हो, जो निर्जीव हो वो सब क्या हो जाते हैं, अजैव संसाधन होते हैं। जैसे चट्टान हो गया, जल हो गया, धातु हो गया, वायु हो गया आदि, क्या है, ये सभी निर्जीव है। तो अगर पूछे कि ये सभी कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है, तो कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। ध्यान देना है, एक एक लाइन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मानव निर्मित साधनों का उदाहरण दे। अगर ये पूछे कि जो ऐसा संसाधन जो मानव निर्मित हो, जिसने मानव ने बनाया हो, तो उस संसाधन को क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण तो क्या है, जैसे बांध बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कि सामीप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पूछे कि सामीप्यता के आधार पर
संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यदि उसमें भी पूछे वो 2 प्रकार कौन कौन से है, तो कौन कौन से है? एक है नवीकरणीय तथा दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि साम्यता के आधार पर जो 2 प्रकार के संसाधन हैं वो कौन कौन से संसाधन है? तो कौन है? पहला है नवीकरणीय तथा दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। अब इसमें भी देखना है कि किसे नवीकरणीय कहते हैं। तो क्या है? वह सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं, ध्यान देना है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे तथा जिसका बार बार प्रयोग किया जा सके, यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना बार चाहे उसका प्रयोग कर सके, वो सभी क्या हो जाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पानी, ये कभी खत्म नहीं होगा, वायु कभी खत्म नहीं होगा, जीव जंतु कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये सब चीज खत्म हो गया तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये दुनिया ही नहीं रहेगी। तो वही कहता है कि वह सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे तथा जिसका बार बार प्रयोग किया जा सके, वो सभी कौन सा संसाधन कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय, इसका दूसरा नाम क्या है? गैर नवीकरणीय। वह सभी संसाधन जो एक न एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ध्यान देने, वैसा संसाधन जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा वो कौन सा संसाधन कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे क्या है? खनिज गैस एवं कोयला आदि, ये सब क्या होगा? एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए खनिज गैस एवं कोयला ये सब किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, या दूसरा नाम इसका क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। ये एक न एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और थोड़ा सा शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों के नाम बताइए कि कौन कौन है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम अगर पूछे तो ये दोनों क्या है? परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत है, यानी कौन है? कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि इतना जो पढ़े लौह अयस्कों को किस संसाधन में रखेंगे, तो किस संसाधन में रखेंगे? गैर नवीकरणीय, या इसी का दूसरा नाम क्या बताए? अनवीकरणीय। दोनों पूछ सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रहेगा वही डालना है। दोनों रहेगा तो दोनों जरूर दिया रहेगा। तो वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आया क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटेड। आयु के आधार पर, यानी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पुराना जलोढ़, और दूसरा क्या होता है? नया जलोढ़। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं। तो पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नया जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो नया जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो यहीं से भी एक लाइन से बहुत सारा क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नया जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण है तो वहाँ क्या है? अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या है? पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत के किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, या अगर ये पूछे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है? रेगड़ मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो भारत के किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश में। इन सभी जगह कौन सा मृदा पाया जाता है? काली मृदा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? काली मृदा जिसका दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है,
कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, यानी इस काली मृदा में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा फसल उपजेगा, तो कौन है, कपास तथा क्या है, तिलहन वाले जो भी सामान है, जो भी फसल है, वो सभी क्या है, इस काली मिट्टी में उपयुक्त होंगे। पूछा जाता है इस तरह का सवाल कि बताइए कपास किस मृदा में उगाई जाएगी, तो किस मृदा में, काली मिट्टी में। या कि पूछा है जैसे अभी है क्वेश्चन कि काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो कौन सा है, कपास तथा तिलहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस प्रांत में सीढ़ीदार अथवा सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार का दूसरा नाम क्या है, सोपानी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रांत में, तो कहाँ पर किया जाता है इस प्रकार का खेती, उत्तराखंड में किया जाता है। कहाँ पर, उत्तराखंड। चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन का अंश कम, ध्यान देना है, चूना का, मैग्नीशियम का और नाइट्रोजन का अंश क्या है, कम है, तथा फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक है। ये किस मिट्टी में होता है इस तरह का बात, जहाँ चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन का अंश कम रहे तथा फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक रहे। तो किस मिट्टी का ये सब गुण है, लेटेराइट मिट्टी का। किस मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है, तो ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों से क्या होते हैं, ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानें जब मिलती है तो क्या होती है, लाल मिट्टी की रचना होती है। और लोहे की अधिकता के कारण ये इसका रंग क्या हो जाता है, लाल। क्वेश्चन पूछेगा लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देता है, तो किसके कारण से, लोहे की अधिकता के कारण से लाल मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है, वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता है, यानी अलग अलग प्रकार का फसल, अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग जगह रहते हैं, यानी विविधता, यानी वही अलग अलग चीज। वही कैसा है कि वन्य जीवन कृषि फसलों में जो इतनी विविधता है, यानी अलग अलग विविधता पाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आरक्षित वन क्या है। तो क्या ध्यान देना है, ऐसे वन जो अस्थायी रूप से सुरक्षित, किस रूप से, अस्थायी रूप से, तथा जिनमें पशुओं के चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं है। ध्यान देना है कि ऐसे वन जो अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिनमें पशुओं के चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं होती है, उस प्रकार के वन को कौन सा वन कहा जाता है, आरक्षित वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्षित वन देखना क्या है कि वे वन जिनमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने एवं खेती करने की अनुमति दे दी जाती है, तो वो किस प्रकार का वन है, रक्षित वन है। क्या उस प्रकार के वन को कौन सा वन कहा जाता है, रक्षित वन। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वह सुरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसे ही जगह को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन पूछेगा एक सींग वाले गैंडा का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ पर है, असम में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कभी ये पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास, या वही कहे कि कहाँ ये रहता है, तो कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये पूछे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास पूछे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जो गुजरात में। सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है कि नदी घाटी परियोजना क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे, ऐसी परियोजना जो बाढ़ को नियंत्रण, जल विद्युत निर्माण, जल आपूर्ति, सिंचाई प्रबंधन आदि उद्देश्यों से नदी पर बांध बनाकर लागू की जाती है, ऐसी परियोजना को क्या कहा जाता है, नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। किन्हीं 3 नदी घाटी परियोजना के नाम बताए। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, ये दामोदर नदी पर। भाखड़ा नंगल घाटी परियोजना ये किस नदी पर है, सतलज नदी पर।
चंबल घाटी परियोजना ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। दामोदर और चंबल, तो चंबल चंबल दिख गया, एक ही तो अलग दिख रहा है। भाखड़ा नंगल घाटी ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। भाखड़ा नंगल घाटी किस नदी पर? सतलज नदी पर। चंबल घाटी किस नदी पर? चंबल नदी पर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उन राज्यों के नाम बताइए जिनसे होकर नर्मदा नदी बहती है। ध्यान देना है, ऐसा राज्य बताना है जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। तो कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसे दो राज्य है जहाँ से होकर क्या होते हैं? नर्मदा नदी बहती है। और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है? गिरती है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो राज्यों का नाम बताए जिनसे होकर कौन नदी? महानदी। वो पूछा था नर्मदा नदी, अब पूछा है महानदी। तो कौन सा वो दो राज्य है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर क्या होता है? ये महानदी बहती है और कहाँ जाके चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से? ये अगर पूछे कि कौन कौन सा स्रोत है जहाँ पर क्या होता है धरातलीय जल, तो क्या है वो? पोखर में भी है, तालाब में भी है, नदी जलाशय आदि सब, इस सब में किस में पाया जाता है? ये धरातलीय जल के उदाहरण है या मुख्य स्रोत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सिंचाई के 3 मुख्य साधन बताइए। जो क्या है? भारत में सिंचाई के 3 मुख्य साधन अगर ये पूछे तो क्या है? कुआं है, नलकूप है और तालाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सिंचाई के 3 मुख्य साधन क्या क्या है? तो क्या क्या है? कुआं है, नलकूप है और क्या है? तालाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सदा नीरा नदियाँ किसे कहते हैं? ये अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि सदा नीरा नदियाँ किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? ऐसा नदी जिस नदियों में वर्ष भर, क्या नहीं, वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा हो, यानी पूरे साल पानी भरा ही रहे, वो कभी सूखे ही नहीं, ऐसे नदियों को कहा जाता है? सदा नीरा नदियाँ कहा जाता है। अगला नदी कौन सा है कि मौसमी नदियाँ किसे कहते हैं? मौसमी नदी में जल पर्याप्त मात्रा केवल वर्षा ऋतु में, यानी किसी ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में ही रहती है और शेष ऋतु में क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? तो मौसमी नदी। और ऐसी नदी का उदाहरण अगर पूछे कि कौन कौन है तो क्या है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब नदी कैसा है? मौसमी नदी है। इस नदी में वर्षा ऋतु में तो पानी रहती है, बाकी ऋतु में क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये किस प्रकार की नदियों के उदाहरण है? सदा नीरा के या मौसमी? तो आप क्या बताइएगा? मौसमी का। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। यहाँ फसल से रिलेटेड आ गया है। भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा है? गेहूं और चावल क्या है? प्रमुख 2 खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 3 प्रमुख खरीफ फसलों के नाम बताए। कौन फसल बोल रहा है? खरीफ फसल क्या है? चावल है, कपास है, मक्का है। कभी कभी ये पूछा है कि खरीफ फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, इसका मतलब महीना बताए। तो ये सब चीज़ भी आप याद रखिएगा। लेकिन यह क्वेश्चन क्या है कि भारत के 3 प्रमुख खरीफ फसलों का नाम बताए। तो क्या क्या है? चावल, कपास और मक्का। अगला क्वेश्चन क्या है? अब भारत के 3 प्रमुख रबी फसलों का नाम बताए। वहाँ पूछा था खरीफ फसल, यहाँ पूछा है क्या? रबी फसल। तो क्या है? गेहूं है, जौ है और चना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? रेशेदार फसलों के नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताए। तो कौन कौन है? कपास है, सन है और जूट है। ये तीनों क्या है? रेशेदार फसलों के उदाहरण है। भारत के 3 नकदी फसलों के नाम बताइए। अगर ये पूछा है तो क्या है? गन्ना है, तंबाकू है, रबड़ है। ये सब क्या है? नकदी फसल के उदाहरण है। भारत के 3 पेय फसलों के नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत के 3 पेय फसल कौन कौन से है? चाय है, कॉफ़ी है और कोको है। ये तीनों क्या है? पेय फसल है, यानी पीने वाले फसल है। ध्यान देना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बताइए निम्न में से कौन नकदी फसल है, बताइए निम्न में से कौन पेय फसल है, बताइए कौन रेशेदार फसल है, कौन रबी फसल है। तो आप लोग ध्यान देखना है कि किस तरह का सवाल या याद रखना है इस तरह का चीज़।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 3 फलीदार फसलों के नाम बताएं। जो फलीदार हो तो क्या है वो अरहर, जिसे अपने भाषा में लहार बोलते हैं, चना है, मटर है, ये सब क्या फलीदार फसल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य, अगर ये पूछे कि कौन चावल उत्पादन में अग्रणी है यानी कौन आगे है तो कौन है, पहला में पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर कौन है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। भारत के गेहूं उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य, अगर पूछे कि गेहूं उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य बताइए तो कौन कौन है, पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में कौन है, पंजाब है। अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है तो कौन उत्पन्न करता है, उत्तर प्रदेश कौन करता है, गन्ना उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चाय के उपज में भारत का संसार में कौन सा स्थान है। अगर ये पूछे कि भारत में जो चाय उपजाते हैं ये संसार में कौन सा स्थान, तो सबसे ज़्यादा उपजाते हैं कौन, हम ही लोग। वही कौन सा स्थान है संसार में यानी विश्व में हम लोगों का पहला स्थान है चाय के उपज में। भारत में किस प्रकार की फसल उपज संसार में सबसे अधिक होता है। अगर ये पूछे कि कौन कौन सा ऐसा फसल है जो संसार में सबसे अधिक हम ही लोग उपजाते हैं तो कौन कौन है, ज्वार भी है, बाजरा भी है और रागी है, ये सब क्या है हम लोग ज़्यादा उपजाते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश किस राज्य से हुआ, यानी हरित क्रांति हम लोग जानते हैं किससे है, खेती से संबंधित है यानी अनाज से संबंधित है। कहाँ से यानी किस राज्य से शुरू हुआ था, तो कहाँ से शुरू हुआ था, ये पंजाब से शुरू हुआ था, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मसाला उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछे कहाँ मसाला उत्पादन होता है तो कहाँ होता है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु, इन तीनों में क्या होता है, मसाला उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में तंबाकू उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन सभी जगह क्या होता है, तंबाकू उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 2 प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के नाम बताए। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या है, पश्चिम बंगाल है और असम है। रोपण कृषि का फसल बताइए कि ऐसा कौन सा फसल है जिसको रोपा जाता है तो कौन है, ध्यान देना है, केला भी रोपते हैं, कपास भी रोपते हैं और गन्ना भी रोपते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर पूछे कि बताइए केला, कपास, गन्ना किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है तो किस प्रकार का है, रोपण कृषि का। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल इस तरह पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है अगला कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज कहाँ पाया जाता है, उसके अयस्कों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में स्थित कोडरमा, ध्यान देना, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो किस खनिज का है, अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है तो कौन सा, थोरियम खनिज। उल्टा पूछे कि थोरियम खनिज किस में पाया जाता है तो क्या बताइएगा, मोनाजाइट रेत में। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए निम्न में से कौन कौन धात्विक खनिज है, तो क्या है, लोहयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइड, ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, पोटास आदि, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। जहाँ पर क्या होता है, लौह अयस्क उत्पादक क्या होता है, क्या है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा है और गोवा है, इस सब में क्या होता है, लौह अयस्क उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो कौन कौन है वो, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 4 बॉक्साइड उत्पादक राज्यों के नाम बताइए तो कौन कौन है, झारखंड है, उड़ीसा है, गुजरात है और महाराष्ट्र। अगर ये क्वेश्चन पूछे 4 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक के राज्य नाम बताना तो कौन है, झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। आप लोग वीडियो को रोक के ये सब ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं क्वेश्चन। भारत के 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य बताना तो कौन कौन है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़। ध्यान उत्पादक का बात किया है तो कौन कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़।
अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन से दो राज्य है जिनमें कोयले का सबसे बड़ा भंडार या निक्षेप है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा भंडार का अगर बात करें या उसी का दूसरा नाम क्या है, निक्षेप का बात करें, जो सबसे ज़्यादा कोयला है तो कहाँ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऐसा दो राज्य है जिसमें क्या है, कोयले का सबसे अधिक भंडार है। इस तरह का क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड में पूछा जा सकता है। भारत में 4 राज्यों के नाम बताइए जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है, तो कहाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत क्वेश्चन पूछा है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण दे तो कौन कौन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु शक्ति, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म ही नहीं होगा तो वो कौन है, सौर ऊर्जा है, पवन तरंग है और भूतापीय ऊर्जा, ये सब आदि क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यहाँ भी है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत खत्म नहीं होगा। आपसे अभी हम लोग का क्या है, कोयला और पेट्रोल डीजल, ये सब क्या है, कुछ न कुछ दिन में, 1 साल 1.5 साल में ये सब, 100 साल 200 साल में ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए अभी देखते हैं हम लोग का गाड़ी या ये सब क्या अब सीएनजी से चलता है, या मान लेते हैं कि उस पर चार्जेबल वाला गाड़ी सब आ गया है। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसका बचाव करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गैर परंपरागत यानी अल्टरनेटिव, उसका उपाय ढूंढ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ध्यान देना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कौन सा ऊर्जा कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर से अगर बात करें तो कौन सा ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को उत्पन्न करते हैं। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, भूतापीय। आधुनिक उद्योगों के प्रमुख अवयव क्या क्या, अगर ये पूछे कि आधुनिक उद्योग में क्या क्या अवयव लगते हैं, यानी क्या क्या सामग्री होता है या क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कच्चा माल, पूंजी का, प्रशिक्षित का, श्रमिक का, ऊर्जा का, यातायात का आदि का क्या होता है, ये सब क्या है, आधुनिक उद्योगों के प्रमुख अवयव है। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। अगर ये पूछा है तो क्या है, मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर, ये सब आदि क्या है, चारों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है, मुंबई, सोलापुर, पुणे और नागपुर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीनी उत्पादक राज्यों के नाम बताए। तो क्या है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। याद करिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता था। जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा गन्ना होगा वहाँ पर उत्पादन किस चीज़ का होगा, चीनी का ज़्यादा होगा। लेकिन 2 ठो राज्य पूछा तो क्या क्या है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है, परिवहन के 4 साधनों के नाम बताइए। अगर पूछे कि परिवहन के 4 साधन तो क्या क्या है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा जल परिवहन, ये आदि क्या है, परिवहन के 4 साधन के उदाहरण है। संचार के 4 साधनों के नाम बताइए। अगर ये पूछे कि संचार के 4 साधनों के नाम बताना तो कौन कौन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है, डाक आदि, ये सब क्या है, संचार के 4 साधन। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाली सड़क मार्गों को क्या कहा जाता है। ये अगर पूछे कि एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने वाली सड़क मार्गों को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग। 4 से 6 लाइनें, ध्यान देना, 4 से 6 लाने वाली सड़क मार्ग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग। क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग। जो 4 से 6 लाइनें वाली सड़क मार्ग को क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस महामार्ग के जोड़े जाने वाले
नगरों के नाम बताइए, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। तो चतुर्भुज से मीनिंग 4 ऐसा शहर है, तो कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ध्यान देना, कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये सब क्या है? ये चारों स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस महामार्ग से जोड़े जाने वाले नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम बताए, तो कौन कौन है? इसमें भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत के 2 अंतःस्थलीय जलमार्गों के नाम बताए, तो कौन कौन है वो? गंगा नदी में कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन है? शादिया से लेकर घुबरी तक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम तथा उनके मुख्यालय के नाम बताए। तो 3 क्षेत्र कौन है? पहला क्या है? मान लेते हैं उत्तरी रेलवे, इसमें क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और दक्षिणी रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी रेलवे में कहाँ का मुख्यालय है? नई दिल्ली की। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे में उसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और दक्षिणी रेलवे इसका कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? चेन्नई में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा मिल सके। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।